हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलकोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉर्ड सीजी बहुत ही चालाकी के साथ एसेटजू को इंसेक्ट ट्राइब में उलझाकर खुद इमोर्टल ट्रायल इंसेक्ट के ऊपर हमला कर चुका था, वो भी अपनी पूरी डिमोनिक आर्मी के साथ। लेकिन हमने देखा था कि एसेटजू के सभी डिसेबल्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो अकेले ही मिलकर वहाँ पे लॉर्ड सीजी की पूरी डिमोनिक आर्मी को वहाँ पे खत्म कर चुके थे। और साथ ही साथ वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे लॉर्ड सीजी के ऊपर भारी भी पड़ रहे थे। इसलिए लॉर्ड सीजी भी वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेट 9 गॉड्स की फॉर्म को वहाँ पे समन कर चुका था। और साथ ही साथ एक डार्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डार्क रियलम को ट्रायल सेट के अंदर लाने की तैयारी करने लगा था। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो बेचारे ट्रायल सेट के डिसेबल्स वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हुई थी एसेटजू की, जो कि आते साथ ही अपनी गॉड लेवल की सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस डार्क वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे एक एक करके उन सभी गॉड्स को भी खत्म कर चुके थे। खत्म क्या किया था, बल्कि एसेटजू ने तो वहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस तक को ही मिटा दिया था। जबकि उन सभी के खत्म होते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर, जो कि पिछले 10 लाख सालों से सो रहा था, वो अचानक से वहाँ पे जाग गया था। और जागते साथ ही वहाँ पे ट्रायल सेट को खत्म करने की बात करने लगा था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले एपिसोड कितना ज्यादा कमाल का था, लेकिन आज का ये एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसलिए अगर आप लोग गूज़ बम्प्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि उन 9 गॉड्स की खतरनाक तबाही के साथ। 9 गॉड्स जैसे वहाँ पे खत्म होते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रायल सेट के अंदर एक बार फिर से सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं, यानी कि एक बार फिर से ट्रायल सेट वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। और इस दौरान जैसे ही चाओ फेंग को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, क्या किया था उस कमीने डार्क लॉर्ड सीजी ने मेरे साथ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो मिस निंगयू अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेटजू यहाँ पे आ चुके हैं, तो तुम आगे का सारा मैटर एसेटजू के ऊपर ही छोड़ दो। वहीं ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एसेटजू ने वहाँ पे 9 गॉड्स को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी को जिंदा रखा हुआ था, जो कि भले ही वहाँ पे जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन एसेटजू वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो कार्टून में वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, अल्टीमेट 9 गॉड्स फॉरबिडन टेक्निक, इस टेक्निक को तुमने कहाँ से चुराया था। एसेटजू का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो एसेटजू के सवाल का क्या जवाब दे। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बात को बदलते हुए उल्टा वहाँ पे एसेटजू से सवाल करते हुए पूछता है, जूयांग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या लीलिंग, इंसेक्ट ट्राइब और बाकी सभी लोगों ने तुम्हें 6 रियलम के अंदर नहीं रोक रखा था। डार्क लॉर्ड सीजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, मुझे एक ही सवाल दोबारा पूछना पसंद नहीं है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि एसेटजू के फेस के ऊपर गुस्सा आने लगा था, जो देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे जानबूझकर एसेटजू को और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। डार्क लॉर्ड सीजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे एक चुटकी बचाकर उसके चारों तरफ मल्टीपल पोर्टल्स ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से काफी सारी डिवाइन थ्रेड्स वहाँ पे बाहर निकलकर उसे जगाड़ने लगे थे। जो देखकर एसेटजू वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को बोन मैरो माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी कि वहाँ पे चारों तरफ डार्क ब्लडी ऑरा फैला हुआ था। अगर कोई आम कल्टीवेटर इस खतरनाक जगह को देख लेता तो वो तो इसे देखकर ही बेहोश हो जाता। जबकि एंशिएंट समय में इस जगह को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग माउंटेन्स के ऊपर काफी सारे कल्टीवेटर्स की लाशें लटकी हुई थी। और एक डार्क स्पिरिट बर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने माता के लिए खाने की तलाश कर रहा था। तभी उसे वहाँ पे एक फ्रेश डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके पास जाकर वो डार्क स्पिरिट बर्ड वहाँ पे उसके गोश्त के कुछ टुकड़ों को वहाँ पे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और साथ ही साथ उसकी सारी स्पिरिट पावर को वहाँ पे डिवोर करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वापस से अपने मास्टर की तरफ जाने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे अपने मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो एरिया वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होता जा रहा था। वहाँ पे ब्लड स्मोक इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहाँ पे सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन वो डार्क स्पिरिट बर्ड वहाँ पे उस सारे अंधेरे को पार करते हुए फाइनली अपने मास्टर के पास पहुंच ही जाता है। और उसके मास्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उसने वहाँ पे जो थर्ड आई पहन रखी थी, वो डार्क स्पिरिट बर्ड उससे भी ज्यादा छोटा था। खैर वो डार्क स्पिरिट बर्ड वहाँ पे सीधा उस थर्ड आई के पास ही जाते हुए सारी की सारी डिवोर की हुई स्पिरिट एनर्जी को वहाँ पे उसके अंदर डाल देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो थर्ड स्पिरिट आई वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ग्लो करने लगी थी, जो देखकर वो डार्क स्पिरिट बर्ड भी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से भाग जाता है। और इसी के साथ ही हम लोगों को वहाँ पे उसके खतरनाक मास्टर का एक लुक दिखाया जाता है, जिसका नाम था जूची। वो अचानक से वहाँ पे जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का डार्क ऑरा रिलीज होता है। उसकी एक आंख वहाँ पे आम इंसानों की तरह लग रही थी, जबकि दूसरी आंख किसी डीमन लॉर्ड की तरह लग रही थी, जिससे आंख के अंगारे निकल रहे थे। वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते साथ ही गुर्राते हुए कहता है, ट्रायल इंसेक्ट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम्हारे रेमिनेंट्स अभी तक भी सर्वाइव कर रहे होंगे। ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपनी थर्ड आई की मदद से एसेटजू का फेस दिखाई देने लगा था। तो ये
ये है वो नया लड़का जो कि टैलेंट सेट को लीड कर रहा है और टैलेंट सेट की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जूजी कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से इतना ज्यादा खतरनाक और रिलीज होने लगा था कि वो जिस स्पेस डोमेन के अंदर कैद था अचानक से उसमें वहाँ पे हलचल होने लगती है। हालांकि जूजी तो उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए वो वहाँ पे दो तरह की एनर्जी को उस स्पेस डोमेन से बाहर भेजते हुए कहता है, टैलेंट सेट अब की बार मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हो। अगर अब की बार मैंने तुम लोगों का नामो निशान ना मिटा दिया तो मेरा नाम भी जूजी नहीं। और ये कहकर वो वहाँ पे सटजू के बारे में पता लगाने के लिए अपनी एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ टैलेंट सेट की तरफ भी भेज चुका था। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को इमॉर्टल टैलेंट सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सटजू अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे, जबकि निंग्यू वहाँ पे उनके लिए चाय बनाकर उन्हें सर्व कर रही थी। पर अजीब बात ये थी कि 6th एलम के सभी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को वहाँ पे जबरदस्ती इकट्ठा किया गया था और इस काम को सर अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि डोंगमी था। इसलिए सभी लोग वहाँ पे डोंगमी के बारे में बातें करते हुए कहने लगे थे, आखिर टैलेंट सेट का ये बुढ़ाऊ है कौन है और ये होता कौन है जबरदस्ती हम लोगों को अपने टैलेंट सेट में लाने वाला। चलो ये हम लोगों को यहाँ पे लेकर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद ये हम लोगों को यहाँ पे इस फजूल की बॉल को क्यों दिखा रहा है। इस कटिया बॉल को देखने से भला हमारा क्या फायदा होगा। वहीं उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी जो कि वहाँ पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेर रहा था, वो अचानक से वहाँ पे गुस्सा होकर उन लोगों को घूर कर देखता है, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और एक कल्टीवेटर तो वहाँ पे घबराते हुए बाकी सभी लोगों से कहता है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस बॉल को देखते रहे तो इसमें हर्ज क्या है, भले इस बॉल को देखने में हमारा क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए चुपचाप इस बॉल को देखते रहो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ और कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, टैलेंट सेट के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस दौरान हम लोग वहाँ पे एक अजीब सी आइडेंटिटी को देखते हैं जो कि किसी गैलेक्सी की तरह लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने वहाँ पे ह्यूमन शेप ले रखी थी और वो चुपचाप सबसे पीछे खड़ी होकर उस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहाँ पे सब हो क्या रहा है। जबकि आगे की तरफ हम देखते हैं कि अभी तक भी कुछ लोग वहाँ पे आपस में खुसर फुसर करते हुए कह रहे थे, भले टैलेंट सेट के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं और वो जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ पे लेकर आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसका मतलब है कि यहाँ पे मैटर कुछ और है। वही इस दौरान हम देखते हैं कि सटजू को वहाँ पे उस आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए कोर लुक के साथ उसी तरफ देखते हैं। जबकि आगे की तरफ खड़ा हुआ कल्टीवेटर वहाँ पे बाकी सभी लोगों से कहता है, मुझे लगता है कोई खास समय होगा इस बॉल को देखने का, तो अगर हम लोग थोड़ी देर तक इस बॉल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि ये हम लोगों को यहाँ से जाने देंगे। तो अब तुम लोग यहाँ पे अपनी बातें बंद करो और चुपचाप इस बॉल को ही देखते रहो। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि सटजू जो कि अभी तक वहाँ पे शांत बैठे थे, वो अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लोग हो तुम लोग, इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और ये कहकर सटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को वहाँ पे तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सटजू की बॉडी से निकलने वाला डिवाइन और वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग भी वहाँ पे सकते थोड़ा पीछे हो गए थे। वहीं इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि वो कोई बॉल नहीं थी, बल्कि वो तो सटजू के डिवाइन थ्रेड्स थे, जिन्होंने वहाँ पे ककून का रूप लेते हुए डार्क लॉर्ड सीजी को अपने अंदर ट्रैप कर रखा था। और जैसे वो ककून वहाँ पे टूटता है तो वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, वो से देखो इसके अंदर तो कोई मौजूद है, लेकिन ये जो कोई भी है आखिर इसके अंदर क्या कर रहा है। और ये कहकर जब एक कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़कर उस पर्सन को देखने की कोशिश करता है तो वो उस पर्सन के फेस को देखकर घबराते हुए कहता है, ये तो 6th एलम के डार्क लॉर्ड सीजी हैं। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे घबरा कर डार्क लॉर्ड सीजी से दूर हो जाते हैं। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर्स तो वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, भले ये डार्क लॉर्ड सीजी कैसे हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी पूरे के पूरे 6th एलम को कंट्रोल करते हैं, तो फिर वो इतनी आसानी के साथ टैलेंट सेट के हाथों में कैसे आ गए, और वो भी इतनी ज्यादा खराब हालत में। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स अब वाकई में ही चेंज हो रहा है। असल में सटजू यंग वहाँ पे ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि वो 6th एलम के लोगों के अंदर से डार्क लॉर्ड सीजी का खौफ खत्म कर सके। और जैसे इस बात का एहसास वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी को होता है तो वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए सटजू यंग से कहता है, जू यंग मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस तरह से सबके सामने ह्यूमिलेट करने की। एक बार बस मुझे आजाद होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डार्क लॉर्ड सीजी की बात सुनकर हम देखते हैं कि सटजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन पैंडा बीस्ट को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर डार्क लॉर्ड सीजी के ऊपर जंप लगाते हुए वहाँ पे उसकी धुलाई शुरू कर देता है और लगातार वहाँ पे उसके ऊपर पंचेस की बरसात करते हुए कहने लगा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ इस तरह से बात करने की, तुम ऑलरेडी मेरे मास्टर की चुंगल में फंसे हुए हो और उसके बावजूद भी मेरे मास्टर के खिलाफ ही बकवास कर रहे हो। पैंडा बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, घटिया पेट कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खुद को टैलेंट सेट के साथ जोड़ लेते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम लोगों के टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो मैं दोबारा भी तुम लोगों के टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और इस बात का अंदाजा तुम लोगों को भी हो
गया होगा। डार्क लॉर्ड सी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पैंडा बीस्ट को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी ये बात वहाँ पे एसेटजू को भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एक स्लैश अटैक जाकर सीधा वहाँ पे उसके बाजू को हिट करते हुए उसके बाजू को ही वहाँ पे काट देता है। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पते हुए चीखने और चिल्लाने लगा था। इवन वो पैंडा बीस्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो भी वहीं पे रुक जाता है। जबकि डार्क लॉर्ड सी का हाथ करते हुए देखा तो सिक्स्थ एलम के बाकी के सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा दूर हट जाते हैं, क्योंकि ये मामला तो वहाँ पे बद से बदतर होता चला जा रहा था। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग वहाँ पे करे तो करे क्या। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ घबराने की बजाय उल्टा वहाँ पे ज़ो से हंसते हुए कहता है, ज़ू यंग, क्या तुम जानते हो कि हम लोगों ने मिलकर तुम्हारे एंशिएंट टैलेंट सेट को क्यों डिस्ट्रॉय किया था? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में तुम्हारे एंशिएंट टैलेंट सेट यूनिवर्स के 9 रेलम्स के अंदर जितने भी ट्रेस और रिसोर्सेज मौजूद हैं, एंशिएंट टैलेंट सेट उन सभी को हथियाना चाहता था और वो काफी हद तक ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन अगर वो पूरी तरह से अपने इस गंदे इरादे में कामयाब हो जाता तो यूनिवर्स के अंदर मौजूद बाकी सभी रेलम्स के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, या फिर उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए टैलेंट सेट का गुलाम बन के रहना पड़ता। और ये कहकर डार्क लॉर्ड सी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ सिक्स्थ एलम के लोगों को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, अब बताओ, क्या अभी तुम लोगों को एंशिएंट टैलेंट सेट बेकसूर लग रहा है? क्या हमारा जीने का कोई हक नहीं है? हमें भी तो जीने के लिए रिसोर्सेज और ट्रेस की जरूरत होती है। तो अब तुम लोग ही बताओ, क्या उस समय हम लोगों ने एंशिएंट टैलेंट सेट को खत्म करके कुछ गलत किया था? टैलेंट सेट का हमेशा से सिर्फ एक ही मकसद रहा है, पूरे यूनिवर्स के ऊपर अकेले राज करना। और तुम्हें टैलेंट सेट के ये लोग जो ऐसा तजू कहते फिरते हैं, जरूर से इन लोगों ने तुमसे वादा किया होगा कि ये तुम्हें उन ट्रेस के अंदर से एक बहुत बड़ा शेयर देंगे, तभी तो तुम इन लोगों का इतना ज्यादा साथ दे रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ पे जानबूझकर सभी लोगों के सामने ऐसा ज़ू यंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ज़ू यंग, वैसे सच कहूँ तो तुम खुद ही इतने ज्यादा पावरफुल हो के सभी रियल्म्स के ऊपर राज कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने टैलेंट सेट का कुत्ता बनना ज्यादा पसंद किया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, टैलेंट सेट तुम्हें हड्डी नहीं डालने वाला, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मारा भी जाता हूँ तो फिर भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद है जो कि टैलेंट सेट का नामो निशान मिटा देंगे, यानी कि कुल मिला के टैलेंट सेट का खत्म होना तो तय है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सी वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी बॉडी से वो डार्क कोरा खुद ब खुद ही रिलीज होने लगा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसा तजू तो वहाँ पे उसे कोई भी जवाब नहीं देते। लेकिन पीछे खड़े हुए कल्टीवेटर्स वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं, डार्क लॉर्ड सी जी ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सभी को पता है कि पाथ ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर हमेशा ऐसा ही होता है, स्ट्रॉन्ग लोग कमजोर लोगों के ऊपर राज करते हैं और कमजोर लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को सर्व करना ही पड़ता है। ये तो कल्टीवेशन पाथ का सबसे पहला असूल है और इसके बारे में तो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। और एक तरह से तो हम सभी लोग हेवन के मोरे हैं। हेवन जैसे चाहता है हम लोगों को अपनी मर्जी से चलाता है, तो अब क्या हम लोग हेवन के खिलाफ बगावत शुरू कर दें? हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसमें भला नई बात क्या है। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वो लोग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप अपने सारे टेस्ट को सभी में बांट देते हो तो फिर आपके स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा और कल्टीवेशन पाथ का क्या फायदा? इससे तो फिर बेहतर यही होगा कि हम लोग घर में जाकर आराम से बैठ जाएं और खेती बाड़ी करते हुए सुकून से आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बिताएं। उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, ये तुम सभी लोग आपस में क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सभी लोगों को मेरी एक भी बात समझ नहीं आ पाई, या फिर तुम लोगों के सर में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है? मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो? इस बात का कोई सेंस बनता है? डार्क लॉर्ड सी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सब लोग तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा तजू अचानक से वहाँ पे अपने चाय के कप को नीचे रखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा घटिया और छोटी है, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि टैलेंट सेट ये सब कुछ ट्रेस के लिए कर रहा है? कोई बात नहीं, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी के भी दूर कर देता हूँ। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रेस की बारिश होने लगी थी। और ये कोई ऐसे ट्रेस नहीं थे जो कि टैलेंट सेट के पास पहले से मौजूद थे, बल्कि ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ट्रेस को क्रिएट कर रहे थे जो कि वहाँ पे बारिश की तरह बरस रहे थे। उन ट्रेस की बारिश को देखकर तो सिक्स्थ एलम के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ऊपर उछलते हुए उन सारे स्ट्रेस को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे थे। और कुछ कल्टीवेटर्स तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे थे, ये तो हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स हैं जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। जबकि दूर से हम देखते हैं कि वो एंटिटी भी वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रही थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि सिक्स्थ एलम के सभी लोग वहाँ पे ऐसा तजू यंग की तारीफें करते हुए कह रहे थे, ये तो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करते हुए ऐसा तजू यंग उसे स्पिरिट स्टोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हुए इकट्ठा करो इन्हें। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे भागते हुए जितना ज्यादा हो सके उन स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सी का प्लान वहाँ पे तरह का तरह
रह जाता है और उल्टा वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पे अपनी पैरामोडल डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे डायरेक्ट यहाँ पे स्पिरिट स्टोन्स में कन्वर्ट करते जा रहे हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो कोई गॉड खुद भी नहीं कर सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, सच सच बताओ, आखिर तुम यहाँ पे सब कुछ कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि ऐसा कुछ कर पाना तो इम्पॉसिबल है। जिस पे एसेटजू उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है, मैं लिमिटेड को अनलिमिटेड में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी का विजन वहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो जाता है और अब उसे वहाँ पे वो सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स किसी पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? लेकिन जब वो थोड़ा गौर से वहाँ पे अपने आसपास देखता है तो वो स्पिरिट स्टोन्स वहाँ पे बड़े नहीं हुए थे, बल्कि डार्क लॉर्ड सीजी का साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसे बाकी के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। अगर वो वहाँ पे गलती से भी किसी के पाँव के नीचे आ जाता तो उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता। इसलिए हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये मेरा साइज अचानक से इतना ज्यादा छोटा कैसे हो गया? आखिर यहाँ पे ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है? इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन उसके पास आके कहता है, जो देखकर तो वो वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी जान वहाँ पे हलक में अटक जाती है। लेकिन वो वहाँ पे उस बड़े से स्पिरिट स्टोन का सहारा लेकर जल्दी से उसके पीछे जाके छुप जाता है और जितना ज्यादा हो सके खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द एक कल्टीवेटर वहाँ पे उस स्पिरिट स्टोन को उठा लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर की नजर वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी के ऊपर भी पड़ जाती है। और डार्क लॉर्ड सीजी को देखकर उस कल्टीवेटर के फेस के ऊपर एक इविल स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डार्क लॉर्ड सीजी को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे उछलते हुए उसे दूर जाने की कोशिश करने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कह रहा था, नहीं रुको, मेरे पास मत आना। लेकिन उसका साइज तो किसी कीड़े से भी कम था और ऊपर से वो झगड़ा हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और उस कल्टीवेटर का हाथ उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जो देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, नहीं रुक जाओ, मुझे मारना मत। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर उसे वहाँ पे उठा चुका था और जब डार्क लॉर्ड सीजी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो वो वहाँ पे एसेटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये भी पता है कि एंशिएंट टैलेंट सेट के बाकी के सभी डिसेबल्स कहाँ पे मौजूद हैं। अगर तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं खुद तुम्हें यहाँ पे उन सभी लोगों के पास ले जाऊंगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपना बड़ा समूह खोलते हुए उसे वहाँ पे खाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो उसे वहाँ पे खा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है मैं जिंदा हूँ। पर वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर एसेटजू से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, इवन अल्टीमेट एंड गॉड्स वाली फॉरबिडन टेक्निक के बारे में भी बता दूंगा, पर प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मारो मत। डार्क लॉर्ड सीजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कोल्ड टून में उसे कहते हैं, नहीं अब मुझे तुम्हारे बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद से ये सब कुछ पता कर लूंगा। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के ऊपर हवा में उठाकर कोल्ड टून में उसे कहते हैं, मैं आज तुम्हें यहाँ पे एक मीनिंगलेस मौत देने वाला हूँ, एक ऐसी मौत जिससे सभी को यही लगेगा कि तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि वाकई में एसेटजू यंग वहाँ पे उसके एग्जिस्टेंस भी मिटा चुके थे। लेकिन एसेटजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का असर वहाँ पे सिर्फ डार्क लॉर्ड सीजी के ऊपर ही नहीं हुआ था, बल्कि एंटिटी के ऊपर भी हुआ था, जो कि वहाँ पे पीछे छुप कर एसेटजू के ऊपर नजर रख रही थी। उसे देखकर एसेटजू भी वहाँ पे कोल्ड लुक के साथ एक स्माइल पास करते हैं और जैसे एसेटजू वहाँ पे स्माइल करते हैं तो वो एंटिटी वहाँ पे राख में बदल जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें दूर कहीं एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और वो एंटिटी जो कि वहाँ पे खत्म हुई थी उसकी सारी एनर्जी सीधे वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चली जाती है। हालांकि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल आपको देखने से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी ये स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल जू जी के हाथ के ऊपर बना हुआ था, जिसे देखकर जू जी वहाँ पे कीविल स्माइल करते हुए कहता है, जू यंग मानना पड़ेगा तुम्हें कुछ तो बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलौना भेज रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम उसके साथ कैसे खेल पाते हो और तुम में मेरे साथ खेलने की हिम्मत है भी या फिर नहीं। और ये कहकर वो वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर एक स्पिरिट ड्रिफ्ट को डालकर उसे सीधा वहाँ पे टैलेंट इमोर्टल सेट की तरफ भेज देता है। हालांकि जू जी वहाँ पे एसेटजू यंग से बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एसेटजू यंग वहाँ पे अपने डिवाइन विजन का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ देख पा रहे थे और उन्हें वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि बहुत जल्द उनके टैलेंट सेट में एक स्पेस ड्रिफ्ट आने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे पूरे टैलेंट सेट का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे तेजी आंधी आना शुरू हो जाती है और टैलेंट सेट के डिसेबल्स जो कि अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे वो लोग भी वहाँ पे उस आती हुई तबाही को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो स्पेस ड्रिफ्ट वहाँ पे टैलेंट सेट की तरफ आ रही थी, टैलेंट सेट वहाँ पे खत्म होता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे भागते हुए कहने लगे थे, जल्दी से भागो यहाँ से, ये तो स्पेस
लिफ्ट है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि टैलेंट सेट के अंदर मौजूद जो लोग अपने कामों में मसरूफ थे वो सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके साथ ही पूरे टैलेंट सेट के अंदर भगदड़ मच चुकी थी और सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी फ्लाइंग सूट्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में आ चुके थे, जो कि ऊपर हवा में आने के बाद वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे थे ऐसी स्पेस रिफ्ट तो हजारों सालों बाद पैदा होती है, लेकिन ये स्पेस रिफ्ट 100 साल पहले ही आ चुकी थी, तो ये स्पेस रिफ्ट 100 साल बाद दोबारा क्यों वापस आ रही है। और ये कहकर सिक्स्थ एलम के सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये सब कुछ इस वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि टैलेंट सेट ने सिक्स्थ एलम के डार्क लॉर्ड सीयू को जान से मार दिया, जिसके चलते हेवन हमसे गुस्सा हो गया है और वो गुस्सा होकर हम सभी लोगों को पनिश करना चाहता है। इस दौरान हम देखते हैं कि सामने की तरफ ऐसा टजू और उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे ऊपर आसमान में चले जाते हैं और उस स्पेस रिफ्ट को देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए ऐसा टजू को बताता है। कहा जाता है कि जब एक बार ये स्पिरिट रिफ्ट अपीयर होती है तो वो 20-30 इमोर्टल डोमेन्स को निकलने के बाद ही शांत होती है। ऐसा आज तक बहुत ही कम देखने को मिला है कि आज तक कोई इमोर्टल डोमेन स्पेस रिफ्ट के अंदर सर्वाइव कर पाई हो। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा टजू के फेस के ऊपर तो कोई भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। वो उल्टा वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ उस आती हुई स्पेस रिफ्ट को देखकर मुस्कुराते हुए कोल्ड टून में कहते हैं अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं, अब बाइक का असली मजा। ऐसा टजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो स्पेस रिफ्ट वहाँ पे उनके पास आते हुए और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी और देखते ही देखते वहाँ पे उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि वो पूरी के पूरे टैलेंट सेट वाली इमोर्टल डोमेन को निकल सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा टजू को छोड़कर उनके बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगे थे। और सेम ऐसा ही कुछ वहाँ पे सिक्स्थ एलम के कल्टीवेटर्स के साथ भी हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे उस स्पेस रिफ्ट का साइज वहाँ पे बड़ा होता है तो वो वहाँ पे सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। और क्योंकि मिस चूचू वहाँ पे उस स्पेस रिफ्ट के सबसे ज्यादा करीब थी तो इसलिए हम देखते हैं कि वो सीधा वहाँ पे उस स्पेस रिफ्ट के अंदर की तरफ जाने लगती है, जो देखकर हाउजिन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिस चूचू को बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इस सब के चलते हम देखते हैं कि वो खुद भी वहाँ पे उस स्पेस रिफ्ट के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी तरह से मिस चूचू को बचा चुका था। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे खुद भी वहाँ पे उस स्पेस रिफ्ट में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। इवन हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे बर्नी क्रो भी वहाँ पे धीरे धीरे उस स्पेस रिफ्ट में ही जाने लगा था, जो देखकर बर्नी क्रो जल्दी से वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे अभी तक भी खुद को नहीं रोक पा रहा था और उसके साथ साथ सब कुछ उस स्पेस रिफ्ट के अंदर जाने लगा था, सिर्फ ऐसा टजू को छोड़कर, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे। और जब वो वहाँ पे अपने डिसेबल्स को उस स्पेस रिफ्ट के अंदर जाते हुए देखते हैं तो वो अचानक से वहाँ पे अपनी फिंगर्स को ऊपर हवा में उठाकर अपनी स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे चिल्लाते हुए कोल्ड टून में कहते हैं स्टॉप। और उनके ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ का टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। इवन हम देखते हैं कि वो स्पेस रिफ्ट भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुक चुकी थी और उस स्पेस रिफ्ट के साथ साथ सिक्स्थ एलम के सभी कल्टीवेटर्स और ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे। ऐसा टजू को छोड़कर वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था, एक छोटे से छोटा जरा भी वहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा टजू कोल्ड लुक के साथ उसी स्पेस रिफ्ट की तरफ देख रहे थे। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।